हम करेंगे आज एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर को कवर। चैप्टर नंबर 13 है कॉन्टेम्पररी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 10th एडिशन का लेटेस्ट एडिशन है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लाइन बाय लाइन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कल भी दो तीन करवाए थे आई गेस, तो आज भी कोई कोशिश करूंगी 5-6 सवाल करवा दें एक्सरसाइज के। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बात को पकड़ेंगे। सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली चीज ये है, ये चैप्टर है विच इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन का चैप्टर है। ओके, सो अब देखो क्या कह रहा है पहली लाइन में। ये क्या है, डोंट जस्ट, अच्छा ये क्या है, हर चैप्टर से शुरू में ना उन्होंने एक बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, तो यू शुड रीड इट। उसने कहा नॉट जस्ट रीड इट, ask your own questions, look for your own examples, discover your own proofs, and is the hypothesis necessary, is the converse true, what happens in the classical case, special case, and where does the proof use the hypothesis। it's very important यार कि चीजों को पढ़ो ना, चीजों को समझो, अपने सवाल करो, एग्जाम्पल्स ढूंढो, प्रूफ्स को देखो और हाइपोथेसिस वगैरह को कन्वर्स देखो, थ्योरम का ट्रू है या नहीं है। बिकॉज जब तक आप अभी मैं थोड़ी देर पहले एक लेक्चर सुन रही थी किसी के, आई डोंट नो टीचर कौन थे, बट उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि इफ यू लव मैथमेटिक्स यू शुड लर्न मैथमेटिक्स। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो यू हैव टू स्टडी दैट। और सबसे बढ़कर यार, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, बात को नहीं पकड़ोगे ना, तो कभी भी आपको चीज फील नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, फील नहीं करोगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, इतनी आला बात लिखी हुई है। लिखा हुआ है फॉर दोज with eyes to see, groups, rings and fields are everywhere। जिनके पास आंखें हैं they can understand that। so हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। टू अ सर्टन डिग्री, मैं ज्यादा जो पढ़ती जाऊंगी उसको हाईलाइट करती हूँ ताकि अंडरस्टैंड करें मैं कहाँ पर। तो टू अ सर्टन डिग्री द नोशन ऑफ अ रिंग वाज इन्वेंटेड इन एन अटेम्प्ट टू पुट algebraic properties of the integer into a step setting। A ring is not an appropriate abstraction of the integers, however too much late is the process। ये वो, अच्छा ठीक है। तो हमने ये कहा कि उसने ये कहा कि पूरी कहानी में ये कहा है कि हमने ना सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन लग रहे थे, उन दो बाइनरी ऑपरेशन जो उस पर लग रहे थे विच इज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, हम उसको स्टडी कर रहे थे, राइट। तो हमने उस पर स्टडी किया, उन सबको देखा कि बाइनरी ऑपरेशंस के साथ हो यूनिटी क्या होती है ग्रुप के अंदर, आइडेंटिटी क्या होती है, क्यूमुलेटिव रिंग्स कौन कौन से, हमने ये सब कुछ देखा। अब एक आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो हमने देखा कि कुछ ऐसी भी रिंग्स है जो क्यूमुलेटिविटी और यूनिटी तो रखती हैं, लेकिन ऐसे रिंग उनके अंदर जो क्यूमुलेटिव तो हैं, आइडेंटिटी वगैरह भी रखती हैं, या कुछ है जो आइडेंटिटी नहीं भी रखती, लेकिन उनके अंदर एक चीज है विच इज कॉल्ड कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले तो हमने देखा कि ना रिंग्स रिंग्स किसना स्पेशल थी, रिंग्स स्पेशल थी कि उनके पास कोई क्यूमुलेटिव रिंग थी, कोई यूनिटी नहीं रखती थी, किसी के पास यूनिट एलिमेंट थे, कुछ यूनिट एलिमेंट थे। तो कुछ इस तरह करके इंटरेस्टिंग था लास्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा रिंग्स के अंदर। लेकिन आज इंटरेस्टिंग बात है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। मतलब यार ऐसा होगा कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी लिखा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों साइड पर ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो हम ऐसा भी देख सकते हैं रिंग्स के अंदर। कब कैंसलेशन प्रॉपर्टी दोनों साइड पर हम बी को काट सकेंगे, जब इसके अंदर क्या होल्ड करेगा, इंटीग्रल डोमेन। ये चीज हमें आज पढ़नी है। तो ये जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है ना, ये भी रिंग्स के अंदर बहुत स्पेशल है। तो पहले तो अभी तक हम क्यूमुलेटिविटी, यूनिटी और यूनिट्स के अंदर खेल रहे थे, उनको डिस्कस किया, उन सबको पढ़ा, बट देयर इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। और कैंसलेशन प्रॉपर्टी किस तरह होल्ड करती है, ये बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है जो आपको बता अभी जानना है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले कहानी में सबसे बड़ी डेफिनेशन है विच इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर। अब सुनो, जीरो डिवाइजर के लिए बहुत डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखना। A zero divisor is a non-zero element A of a commutative ring। क्यूमुलेटिव रिंग, और क्यूमुलेटिव रिंग क्यूमुलेटिव है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी हमारे पास रिंग क्यूमुलेटिव है, ठीक है। सच दैट के देर इज ए नॉन जीरो एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट के ए बी इज इक्वल टू जीरो। समझो ऐसे, देखो हमारे पास आर जो है वो एक क्यूमुलेटिव रिंग है, मतलब यार क्यूमुलेटिव रिंग है, मतलब क्यूमुलेटिव रिंग है। क्यूमुलेटिव रिंग है तो मतलब क्यूमुलेटिव रिंग है, तो अब क्या हो सकता है, इसका मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसके अंदर बात होल्ड करती है, इसके अंदर ये बात होल्ड कर रही है। अब क्या कहा है उसने, ये कहा है कि अब जीरो डिवाइजर क्या है, सुनो बहुत गौर से सुनना। अगर ये मेरा आर है, इसके अंदर से मैं ए लूं जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है मेरे रिंग का। अगर ये ए, इसके लिए देयर एग्जिस्ट बी विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, मुझे आर्ट्स में मिले, मुझे ए के लिए
एक नॉन जीरो एलिमेंट बी मिले अपने रिंग के अंदर कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और मुझे आंसर जीरो मिल जाए। क्या? एग्जैक्टली exactly, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट थे, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद भाई हो गए जीरो। हो गया ना मौजा, ये मौजा ही हुआ। ये सुन लो, ऐसे ही होगा। तो ये अगर ऐसा हो जाए कि ए मेरे पास नॉन जीरो हो, बी भी नॉन जीरो हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अगर आंसर जीरो आ जाए तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि ए के लिए हमें बी मिला है, देन ए इज कॉल्ड जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर। और यहाँ पे याद रखना, जीरो डिवाइजर के लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि आर को क्यूमुलेटिव रिंग होना होगा। बहुत बुरा लिखा है, लेकिन आप समझ जाना कि उसके लिए कंडीशन ये है कि आर को क्यूमुलेटिव रिंग होना होगा। सिर्फ क्यूमुलेटिविटी की कंडीशन रखा है इसने। ठीक है, ये देख लो, सिर्फ इसने क्यूमुलेटिव रिंग का। मैं बार बार इस चीज पे एम्फसाइज कर रही हूँ ना, फॉर अ रीजन कर रही हूँ, इसको समझो और बुक पर हाईलाइट करो। जल्दी से हाईलाइट करो, कर लिया? वेल डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है विच इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन ने कहा नहीं 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 जीरो डिवाइजर, आप कर रहे हो गलती। वो गलती क्या है, सुनो क्या गलती क्या है। अच्छा, जीरो डिवाइजर के लिए हमने क्या किया था? खाली क्यूमुलेटिव रिंग पर एम्फसाइज किया था। एन इंटीग्रल डोमेन इज अ क्यूमुलेटिव रिंग विद यूनिटी। क्यूमुलेटिव रिंग विद यूनिटी एंड अ नो जीरो डिवाइजर। तो अब क्या कहा? इंटीग्रल डोमेन ने कहा भाई नहीं, आप गलती कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। तो इंटीग्रल डोमेन के पास क्या है? ये एक क्यूमुलेटिव रिंग है। क्यूमुलेटिव रिंग है जिसके पास यूनिटी भी है। मतलब यार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके पास है। और एक चीज है जिसके पास, उसके अलावा इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। जीरो डिवाइजर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मेरी रिंग इंटीग्रल डोमेन है, तो अगर मैं कहूं उसके अंदर ए बी इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट या तो ए इक्वल टू जीरो है और बी इक्वल टू जीरो है। इंटीग्रल डोमेन ये कहते हैं। इंटीग्रल डोमेन के लिए रिंग को क्यूमुलेटिव होना पड़ेगा। मतलब क्यूमुलेटिव रिंग होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। बी ए लिखना था, पता नहीं क्या लिखते, बी ए होगा। और यहाँ पे विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन होल्ड करता होगा, वन होगा इसके अंदर। अगर वन नहीं हो सकता, कुछ रिंग में वन आइडेंटिटी नहीं होती, कुछ और भी आइडेंटिटी हो सकती है, मतलब आइडेंटिटी हमें ई लिख देती हूँ, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके पास होगी ही होगी। समझ आ गई? तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्यूमुलेटिव रिंग चाहिए जिसके पास यूनिटी हो और कोई जीरो डिवाइजर ना हो। बात समझ आ गई सबको, यहां से टेल ना हो। चलो फिर, अगर समझ आ गई है तो करते हैं भाई अपनी एग्जांपल। उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। इन एन इंटीग्रल डोमेन, in an integral domain a product is zero only when one of the factor is zero। देखा, यही बात तो हम आपको बताई जा रहे थे कि अगर ए भी जीरो है, ये तभी हो सकता है या तो ए जीरो बन जाए या फिर बी जीरो हो जाए। द फॉलोइंग एग्जांपल शो सिमिलर रिंग्स। ओके, अच्छा ठीक है, अब हमने जितनी भी नीचे रिंग्स गिवन है ना, इन सबको बताना है कि वो इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। और इंटीग्रल डोमेन के लिए वी नीड थ्री थिंग्स। इंटीग्रल डोमेन, आईडी लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, बहुत लंबा हो जाता है आईडी। आईडी के लिए चाहिए हमें क्यूमुलेटिव रिंग। मैं बार बार एक ही चीज क्यों बता रही हूँ? बिकॉज ताकि दिल में बैठ जाए और रूह में उतर जाए। क्यूमुलेटिव रिंग हो उसके पास यूनिटी हो, और उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर। अच्छा, अगर आपकी मेमोरी थोड़ा रिफ्रेश कराते हैं, थोड़ा सा पीछे जाओ, कल वाला लेक्चर याद करो, चैप्टर नंबर 13, जिसने पहले लेक्चर देखा था उसके लिए हमने पढ़ा था कौन कौन से ऐसे रिंग्स थी जिनके पास यूनिटी थी। सेट ऑफ इंटीजर्स, और मॉडुलो अरिथमेटिक ग्रुप, उसके पास भी यूनिटी थी। और कौन सा ग्रुप था? 2Z के पास यूनिटी नहीं थी यार, इसके पास यूनिटी नहीं होती थी। और मल्टीप्लिकेटिव, अच्छा याद रखना, ये वाला ग्रुप याद है किसी को? चलो यार थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, मैं सारा कुछ यही बता दूंगी तो वहां के बताऊंगी, ठीक है? चलो इधर आ जाओ। सबसे पहली बात है, सबसे पहली सबसे अच्छी एग्जांपल दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर को कहा है कि भाई आप हैं इंटीग्रल डोमेन, बिकॉज इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये क्यूमुलेटिव रिंग है जिसके पास यूनिटी है, प्लस यूनिटी इसके पास है। और इंटीजर्स के अंदर अब हम दो नॉन जीरो एलिमेंट उठा लेते हैं, देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट जीरो कब है। तो अगर मैं ए और बी बिलोंग्स टू जी ले लूं, तो ये दोनों तभी जीरो होंगे, ये तभी जीरो होंगे अगर या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो। क्योंकि टू को मेरा नॉन जीरो एलिमेंट है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जीरो आंसर मिल जाए? ऑफ कोर्स जीरो, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, बात समझ आ गई?
तो ये क्यूमुलेटिव रिंग भी है, इसके पास जीरो डिवाइजर भी नहीं है। तो हमें मालूम ये हुआ कि हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो इंटीग्रल डोमेन हो गए ही हो गए, हो गए ही हो गए। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट एग्जांपल है द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, जो कि, अच्छा ये गॉसियन इंटीजर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये ना सब रिंग है, सब रिंग है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, तो गॉसियन इंटीजर इज अ सब रिंग ऑफ, क्या है, गॉसियन इंटीजर इज अ सब रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और याद रखना, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब है, अच्छा गॉसियन इंटीजर क्यूमुलेटिव रिंग है और इसके पास यूनिटी भी है। और अच्छा इसके अंदर यूनिटी भी है और इसके अंदर यूनिट एलिमेंट्स, याद रखना यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, +-1 और +-i विच इज अयोटा। तो ये इसके अंदर भी अगर आप दो नॉन जीरो एलिमेंट लो तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद तभी आंसर जीरो आता है, इफ इनमें से एक दो जीरो हो, इनमें से एक दो नहीं, मतलब इनमें से एक जरूर जीरो हो। ठीक है, बात समझ आ गई, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास द सेट ऑफ जी एक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स विद इंटीजर। तो वो इंटीजर से बनने वाली पॉलिनोमियल्स जो है ना, वो भी इंटीग्रल डोमेन है। अगर इंटीजर्स है, अगर इंटीजर्स खुद इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीजर से बनने वाली पॉलिनोमियल भी इंटीग्रल डोमेन है। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। चलो आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर इंटीजर्स खुद 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 इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीजर बनने वाली पॉलिनोमियल जैसा कि इंटीग्रल डोमेन थी, इसी तरह इंटीजर से बनने वाली ये वाली सबरिंग है, जो कि, अगर कल सबरिंग वाला चार्ट याद है जो हमने सबरिंग वाले लेक्चर में पढ़ा था, वो एक लेटेस्ट डायग्राम थी याद है, उससे याद रखो। ये जो डायग्राम है, ये जो है ना रिंग Z√2, ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स और इंटीजर्स नंबर को मिलकर बनी है। देखो इसमें जो इंटीजर्स है, जिसमें कोफिशिएंट्स है वो इंटीजर्स हैं, दैट इज वाई ये भी इंटीग्रल डोमेन है। समझ आ गई, देख लो, इंटीजर्स है, इंटीजर्स बनने पॉलिनोमियल है और इंटीजर्स बनने वाली एक सबरिंग, ये भी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बनी। देख लो, इंटीजर जहां पर भी आ रहे हैं वो अपने साथ इंटीग्रल डोमेन लेकर आ रहे हैं। बात समझ आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। नाउ आ जाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं कलर ही और यूज करूंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस पूरे चैप्टर की। वो इसकी वजह क्या है, ये देखो, तो जीपी का ग्रुप है ना, जीपी, जीपी का ग्रुप मॉडलो एन, जब एन प्राइम नंबर होगा वो ही सिर्फ इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब है कि जो Z3 वो इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब है Z2 वो इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब है Z7 वो इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब है Z7 वो इंटीग्रल डोमेन है, Z11 आप इंटीग्रल डोमेन हो, Z13 आप इंटीग्रल डोमेन हो। लेकिन क्या Z10 इंटीग्रल डोमेन है? नहीं। क्या Z9 इंटीग्रल डोमेन है? नहीं। क्या Z8 इंटीग्रल डोमेन है? नहीं। क्या Z4? नहीं। क्या Z6? नहीं। बात समझ आ गई, ऐसा क्यों है? इसके लिए अब मैं दिखाती हूँ, छोटा सा प्रूफ है जो मैंने आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। एक थ्योरम है जो इसके सामने, इस पेज के, जिस पेज पे आप पढ़े हो ना, इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, टिप्पर का सामने देखो जाके। अभी दिखा देते हैं, उसके प्रूफ में मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगी। इसका प्रूफ इज आगे, प्रूफ इज आगे कराती हूँ यार, टेंशन ना लेना। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको हाईलाइट कर लो अलग से। ये बहुत ज्यादा पेपर में आती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जीपी के अंदर इंटीग्रल डोमेन तब होगा जब पी इज प्राइम। ठीक है, तो इसका लिख लो, जीपी इज आईडी इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम। इसको ऐसा भी लिखा आता है पेपर्स में, स्टेटमेंट ये वाला भी देखोगे इसके लिए। ठीक है, बात समझ आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है, ओके, ऊपर वाली बात को ही खोल दोबारा लिख दिया, समझो। ये देखो क्या लिखा है, अगर 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 जी एन ने पी प्राइम नहीं है, अगर जी एन ने पी प्राइम नहीं है, पी प्राइम नहीं है, तो वो इंटीग्रल डोमेन भी भाई नहीं है। इंटीग्रल डोमेन तभी बनेंगे जब पी प्राइम होगा। Z7 इंटीग्रल डोमेन है लेकिन Z6 इंटीग्रल डोमेन नहीं है। Z5 इंटीग्रल डोमेन है, Z4 इंटीग्रल डोमेन नहीं है। Z97 इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है। Z97 इंटीग्रल डोमेन है, Z100 इंटीग्रल डोमेन नहीं है। बात समझ आ गई सबको यहां तक? ओके, ओके। अब बहुत गौर से सुनना, ये वाली बात तो यार आपको आंखें बंद करके समझ आ जानी चाहिए कि जो मैट्रिसेस है ना वो इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं है। पहली बात है, मैट्रिसेस आर नॉन क्यूमुलेटिव रिंग, बात ही खत्म।
एक तो नॉन क्यूमुलेटिव भी है और इसका ना मसला ये है कि इनके अंदर जीरो डिवाइजर भी है, जीरो डिवाइजर है, जीरो डिवाइजर है। दिखाओ, दो नॉन जीरो मैट्रिसेस को लो और मैट्रिसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, दो मैट्रिसेस ले लो, 1 0 0, और दूसरा मैट्रिक्स ले लो 0 0 0 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0। प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं? आगे बात समझ एकदम ओके। आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये वाला एग्जांपल, ड्रैक्सम। ओके, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर से इंटीजर पर ड्रैक्सम हमने लगाया है ना, तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास जीरो डिवाइजर है। किस तरह? अगर मैं ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ना, इसमें ले लूं 0 एंड 1, इससे ले लूं 1 एंड 1 0, और इस पर अब इन दोनों पे मैं लगाऊं जरा ड्रैक्सम, तो ड्रैक्सम पे भी यार लगती है अपना पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज यार मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। एक सेकंड मैं थोड़ा रेस कर दूं यहाँ से, मैंने यहाँ से सवाल करना। पेज की थोड़ी कमी रहती है जगह की, तो हम इसलिए मिटा रहे हैं पिछला। आई होप कि तुम अपनी बुक में और नोट्स पे अच्छी तरह डालते जाओगे। तो ठीक है, इन दोनों के ऊपर अगर जब डेट सम लगाएंगे ना, तो देखो किस तरह लगेगा। तो 1 0 और 0 1 विच इज इक्वल टू 0 0 आ गया। इन दोनों पर लगाया था, दोनों नॉन जीरो थे, लेकिन आंसर 0 0 आ गया। तो इसके पास इंटीग्रल जीरो डिवाइजर है। दैट इज वाई ये इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं है। तो साथ साथ जो जो प्रूफ करवाया है, थोड़ा बहुत लिखवाया है, यू शुड राइट दिस ऑन योर बुक्स। राइट, आगे बढ़े। ओके, अब इंटीग्रल डोमेन क्यूमुलेटिव रिंग है जिसके पास यूनिटी है और जीरो डिवाइजर नहीं है। एक और बात इंटीग्रल डोमेन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ये विच इज कॉल्ड कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ना सिर्फ रिंग के अंदर इंटीग्रल डोमेन के अंदर होल्ड करती है। अगर रिंग हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, अगर मेरी रिंग इंटीग्रल जो ओ सॉरी, सिर्फ टेक्स्ट पर और है, एक सेकेंड, टेक्स्ट दी है। अगर मेरी इंटीग्रल डोमेन, अगर मेरी इंटीग्रल डोमेन, अगर मेरी अगर मेरी रिंग इंटीग्रल डोमेन है, तो ही उसके अंदर कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू एन इंटीग्रल डोमेन और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, देन ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए बी इज इक्वल टू ए सी, इफ एंड ओनली देन ए बी इज इक्वल टू सी। तो मतलब दोनों साइड पर एक जो है वो कैंसलेशन लॉ के साथ चला गया, उड़ गया, गायब हो गया, और इन दी एंड बचा बी इज इक्वल टू सी। बात समझ आ गई सबको? आ गई। और ये कैसे हुआ है, ये प्रूफ भी नीचे लिखा हुआ है। ए बी इज इक्वल टू बी सी है, इसको हम वहां ले आए, दोनों साइड से हमने एक कॉमन निकाला। क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ब्रैकेट ही इक्वल टू जीरो के, अगर ब्रैकेट इक्वल टू जीरो है तो ये होगा, और ये इधर जंप कर गया, बी इज इक्वल टू सी, प्रूफ हो गया। बात समझ आ गई? और ये इसका प्रूफ है, छोटू सा प्रूफ है, और ये मजे का सवाल है। ठीक है, पेपर में आता होता है, याद रखना। रिंग्स के अंदर अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन है, तो उसके अंदर तो उसके अंदर कैंसलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि मैनी ऑथर रेफर टू द डिफाइन इंटीग्रल डोमेन बाय कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो उसने कहा बहुत सारी किताबों में इंटीग्रल डोमेन जो कैंसलेशन प्रॉपर्टी से ही इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन किया जाता है। ये देखो, क्यूमुलेटिव, अगर हमारे पास रिंग क्यूमुलेटिव रिंग होगी जिसके पास यूनिटी होगी और उसके अंदर कैंसलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी, देन वी से द डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट टू ओवर्स। हमने डेफिनेशन क्या बनाई थी कि उसके पास इंटीग्रल डोमेन ना हो, हमने ये डेफिनेशन लिखी, लेकिन ये वाली डेफिनेशन भी बिल्कुल ठीक है। बात समझ आ गई सबको एकदम? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक इन रिंग थ्योरी विच इज कॉल्ड, इन रिंग थ्योरी, नॉट इन रिंग थ्योरी, इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, विच इज फील्ड्स। फील्ड भी यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इनका तस्करा आपने सुना ही, ओहो हो ही नहीं रहा। अच्छा, अरे वो है फील्ड्स। फील्ड फील्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है यार। फील्ड सुनो, अब क्या है फील्ड, क्या कहती है अपने बारे में? फील्ड कहती है कि मैं फील्ड हूं अगर मैं क्यूमुलेटिव रिंग हूं जिसके पास यूनिटी है और हर एलिमेंट के पास यूनिट है। सुन लो, बहुत गौर से सुनना। फील्ड क्या कहती है कि मैं क्यूमुलेटिव रिंग होंगी जिसके पास यूनिटी भी होगी और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, तो मैं फील्ड हूं। फील्ड के लिए क्या चाहिए? हर एलिमेंट का इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, इनवर्स होगा। और क्या कहा है? हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, और अपने आप को ये क्यूमुलेटिव रिंग बोल रही है।
इसका मतलब यूनिटी भी है। अच्छा मुझे याद सोच के बताना है, 1 मिनट, रिंग के पास क्या नहीं था? रिंग एक सेमी ग्रुप था, सेमी ग्रुप था, हाँ। सेमी ग्रुप था तो इसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्यूमुलेटिव नहीं था। रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स नहीं था इसके पास। रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसके पास आइडेंटिटी नहीं थी, और फील्ड के पास वो सब कुछ है जो रिंग के पास नहीं था। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब है, याद रखना कि जो है ना, वो फील्ड ऐसे रिंग है जो अबिलियन है। अबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। ये अबिलियन है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू मल्टी अबिलियन ग्रुप भी है, और साथ साथ इसके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। इसके पास भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है, भी है। ये बहुत मजे की चीज है। बात समझ आ गई सबको? एवरीबॉडी? ओके। तो हम नीचे एक बहुत शानदार बात लिखी है जिसको मैं हाईलाइट करना बहुत अपनी जिम्मेदारी समझ रही हूँ। वो ये है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखती हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। फील्ड इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन है, बट ओनली फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आईडी इज फील्ड। ये मैं कहती हूँ दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पूरे के पूरे कोर्स की, पूरे पूरे स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट तरीन। इसको अपने डब्बा बना लो, जो मर्जी करो, इसको जरूर जहन में रखना। बात समझ आ गई सबको? ठीक है एवरीबॉडी, यहां तक कोई टेंशन? ठीक है। ओके, छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ कराना दूं आपको? चलो प्रूफ लिखो, जल्दी से लिखो प्रूफ। इधर देखो ना, उधर देखो, बस प्रूफ लिखो भाई यार। इधर आ जाओ, थोड़ा सा छोटू सा प्रूफ लिखो, ताकि तुम लोग घर जाओ प्रूफ लिखकर। बस जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, किसी को ना पता चले आपने प्रूफ लिखा है। जल्दी जल्दी। ओके। सो हमने कहा कि फील्ड इंटीग्रल डोमेन है, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन है। हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन है। फील्ड है तो देखो क्या, अगर फील्ड है तो लेट कर लो ए विच इज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू एफ। ठीक है। अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है एफ का, और फील्ड में हर एलिमेंट के पास इनवर्स होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज दैट कि ए का इनवर्स भी बिलोंग करता होगा एफ से। कोई टेंशन नहीं। अब हम कंसिडर कर लेते हैं एक चीज, कि जो ए और बी है ना वो इक्वल टू जीरो है। हमने लेट कर लिए बात, राइट? अब ए और बी इक्वल टू जीरो है तो हम दोनों साइड पर प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे विद ए इनवर्स। तो दोनों साइड पे ए इनवर्स ले आओ। तो ये लो, ऐसे कर लो। ये तो बन गया जीरो एकदम। यहाँ पर आएगा 1 डॉट, बन गया, बात प्रूफ हो गई। अगर हमने ये कंसिडर करके चले थे तो ये तब भी पॉसिबल था, अगर ए बी बी इज इक्वल टू जीरो। दिस implies दैट फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, हैज नो जीरो डिवाइजर। दिस implies दैट फील्ड इज आईडी। हो गया प्रूफ। इतना छोटू सा प्रूफ है, लेकिन ये दिल में याद रखना बात, ये हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है। प्रूफ भी आपने कर लिया। इस चीज का प्रूफ ये जो नीचे लिखा है ये सारा करवा दिया मैंने, राइट? एकदम आगे बढ़ते हैं। सो यही जो दूसरी बात मैंने आपके साथ की थी वो ये थी कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है दूसरी बात, एवरी फाइनाइट, कलर दूसरा लो, येलो नजर नहीं आएगा बिकॉज बैकग्राउंड पहले। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड है। तो ठीक है, इसके लिए ना मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगी, बताती हूँ पहले। इसके लिए भी एक प्रूफ है, जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि जीपी जो है ना वो फील्ड है, और उसके जीपी फील्ड है कैसे पता चला? क्योंकि हम जानते हैं, हमें हमने पढ़ा था कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होती है। और जीपी के पास कौन सी, जीपी के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं? जीपी के अंदर होता है 0 1 2 सो ऑन टिल GP-1। तो इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। और क्योंकि जब पी प्राइम हो तो वो इंटीग्रल डोमेन भी होता है। अब वो इंटीग्रल डोमेन भी है, उसके अंदर एलिमेंट भी फाइनाइट है, तो वो आंखें बंद करके हुआ ना हुआ, हुआ ना हुआ फील्ड। बात समझ आ गई? यही बात नीचे लिखी हुई है उन्होंने। ओके चलो उसको देख लेते हैं। ये बात समझ आ गई सबको यहाँ सब?
इसका प्रूफ भी ना ऐसे थोड़ा सा थका हुआ प्रूफ है, लेकिन चलो कर लेते हैं। थका हुआ प्रूफ तो नहीं है, मतलब ऐसा आसान प्रूफ है। थके हुए से मुराद ये कि आसान प्रूफ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि थका हुआ कुछ। मतलब यार समझ लो ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं। ओके, इधर देखो प्रूफ, देखो मजा तो आया। जैसे देखो, लेट जीपी के अंदर एलिमेंट जो है ना वो इस तरह के हैं, P-1 ऐसे एलिमेंट्स है। अब इस तरह करते हैं कि, क्योंकि अब हमने प्रूव करना है कि भाई ये इंटीग्रल डोमेन है, फाइनाइट तो है ही, देख रहे हो ये इंटीग्रल डोमेन है। इसको प्रूव करते हैं इंटीग्रल डोमेन है। चलो इधर आओ, ऐसे अगर ए बी इज कंकरेंट है जीरो मॉड पी के, लेट ऐसा केस है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कि जो पी है ना वो डिवाइड कर रहा है ए डॉट बी को। अब पी प्राइम है सिंस पी इज प्राइम, पी इज प्राइम, क्योंकि पी प्राइम है, दिस इंप्लाइज दैट या तो पी डिवाइड करेगा ए को, और या तो पी डिवाइड करेगा बी को। बाय नंबर थ्योरी वाली बात तो आपको याद होगी। अगर पी डिवाइड कर रहा है ए को, दिस इंप्लाइज दैट कि ए कंकरेंट है जीरो मॉड पी के, और बी कंकरेंट है जीरो मॉड पी के। तो हो गई बात कि जब ए बी कंकरेंट है जीरो मॉड पी के, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए कंकरेंट हो मॉड पी के या बी कंकरेंट हो मॉड पी के। दिस इंप्लाइज दैट जी पी हैज नो जीरो डिवाइजर। अगर उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है तो जी पी इज आईडी, तो जीपी इज फाइनाइट। जीपी इज फाइनाइट भी है, आर्गुमेंट्स लिख रही हूँ। अब ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, सो दिस इंप्लाइज दैट यूजिंग थ्योरम, वो वाला थ्योरम लिखना है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, जीपी इज अ फील्ड। हो गया प्रूफ, यही तो बात प्रूफ करनी थी इस पूरी कहानी में, इसका प्रूफ हमने लिख दिया आपके सामने। बात समझ आ गई सबको यहाँ से? टेंशन वाली बात यही नीचे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत गौर से देखना। फील्ड विद 9 एलिमेंट्स, एक ऐसे एग्जांपल है फील्ड। अब Z3 और गॉसियन, अच्छा ऐसी गॉसियन इंटीजर रिंग है जिसके अंदर Z3 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। गॉसियन इंटीजर जो थी ना उसके अंदर जी के एलिमेंट है, लेकिन यहाँ Z3, तो Z3 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? Z3 के अंदर यार होते हैं 3 एलिमेंट, वन टू और ये, ठीक है। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, और हम इसके साथ अब कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स लेंगे अपना। अब हमारे पास ए बी जो है वो इस ये 3 एलिमेंट से मिलकर बन सकते हैं, तो वी हैव दीज 9 पॉसिबिलिटीज। हमारे पास हमारे सेट के अंदर, रिंग के अंदर ये 9 एलिमेंट होंगे। बात समझ आ गई? और ये हमारे पास गॉसियन इंटीजर रिंग है मॉडुलो 3 की। बात समझ आई कि नहीं आई? आगे एकदम ओके एवरीबडी यहाँ से। और इसके अंदर भी उनका है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होल्ड होती है। टू इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू। अच्छा ठीक है, इसके अंदर टू ऑर्डर टू है, और ये एक साइक्लिक ग्रुप भी है। बात समझ आ गई? अब ये मल्टीप्लीकेशन टेबल लिखा हुआ है आपके सामने, जो कि धुंधला नजर आ रहा होगा आपको, अब साफ नजर आया। ये देखो, ये Z3 के 9 एलिमेंट इस फॉर्म में, रो के फॉर्म में, यहाँ पर आपके पास टेबल की फॉर्म में। और मल्टीप्लाई करना आई होप कि आपको आता ही होगा, ये कैसे करते हैं, इस सारे एलिमेंट को ऐसे करके करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे पास है एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास दिस वन, दिस एग्जाम्पल इज दिस। ओहो, लिखा ही नहीं जा रहा, चाहिए दिस एग्जाम्पल। ओके, अब ये देखो, ये गॉसियन इंटीजर रिंग है मॉडुलो 5 की। तो मॉडुलो 5 के अंदर एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3 और 4। तो इस एलिमेंट के साथ, अच्छा ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो एलिमेंट 25 है। अब याद रखना, 3 के अंदर एलिमेंट 9 थे, 5 के अंदर जो मॉडुलो 3 था एलिमेंट 5 थे, मॉडुलो 5 है तो एलिमेंट 25 है, तो मॉडुलो 6 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 36। रिलेशनशिप समझ आया? आई होप कि आपको फील आया हो। देखिए उसने कहा गया है कि ये जो है ना, ये वाली रिंग, ये इंटीग्रल डोमेन बिल्कुल भी नहीं है। तो गॉसियन इंटीजर मॉडुलो n जो है ना, मॉडुलो 5 सॉरी, गॉसियन इंटीजर मॉडुलो 5, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें दो नॉन जीरो एलिमेंट मिल गए हैं जो कि जीरो के इक्वल है, ठीक है। ये इसका मतलब इसके पास जीरो डिवाइजर है, जीरो डिवाइजर हो गया, आपके पास जीरो डिवाइजर इज प्रेजेंट, जीरो डिवाइजर है, जीरो डिवाइजर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल विच इज कॉल्ड एग्जांपल नंबर 11। इसको भी बहुत गौर से देखो, बल्कि हम ये से ये ले लेते हैं, येलो। एग्जाम्पल नंबर 11 हम क्या कहते हैं, ये वाली रिंग बहुत स्पेशल है। ये रिंग क्या है? क्यू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स में से आया है, और क्यू के इसके अंदर जो ए और बी है वो हमारे पास
सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। ये भी एक रिंग है। और इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है, अगर इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। ये देखो, ये हमारे पास एलिमेंट है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह निकालोगे, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, इन द एंड जो आपको आंसर मिलेगा। बस समझ आ गई इसका निकालने का तरीका। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम इंटीजर्स। नाउ वी हैव करेक्टरिस्टिक रिंग। करेक्टरिस्टिक रिंग, अगर मेरी बात सुनो, करेक्टरिस्टिक रिंग क्या है, एक लाइन में सुन लो, एक बात सुन लो और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा करेक्टरिस्टिक रिंग। करेक्टरिस्टिक रिंग क्या है, अगर मेरे पास एक्स कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर मेरे पास एक्स कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है जो कि मेरे रिंग से बिलोंग करता है, तो रिंग के अंदर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे, एन कोई भी नंबर हो, एन इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, जिसको मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, जिस नंबर को, उस नंबर को मैं जो मल्टीप्लाई करूं, एक नंबर है छोटू सा, एक छोटा छोटा नंबर है, कोई भी नंबर है, उस रिंग के उस एलिमेंट को, रिंग का कोई भी एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर जीरो मिल जाए। और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो कि आंसर जीरो मिल जाए, वो नंबर उस रिंग का करेक्टरिस्टिक होगा। बात समझ आई कि नहीं? जैसे देखो, ये मॉडलो गॉसियन इंटीजर, गॉसियन मॉडलो थ्री ग्रुप है, रिंग है, ठीक है, गॉसियन इंटीजर मॉडलो थ्री हमारे पास रिंग है। इसके अंदर एक्स मेरे पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, जब भी मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी मुझे आंसर जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि मॉडलो थ्री है, जीरो से जब आप जीरो पर, सॉरी थ्री से आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, दैट इज वाई ये जीरो हो गया। बात समझ आई कि नहीं? इसी तरह Z12 है, Z12 का एक सब रिंग ले लिया विच इज दिस। ये सब रिंग के अंदर कोई भी एलिमेंट उठाओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूं, लेट से मैंने कोई रैंडम एलिमेंट उठाया एक्स, जब भी मैं उसको फोर से मल्टीप्लाई करती हूँ ना, मुझे आंसर मिलता है जीरो। बिकॉज क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर एलिमेंट से डिवाइड करोगे रिमाइंडर अंडा आएगा। बात समझ आएगी कोई ना? ठीक है, यही असल में मोर एंड लेस डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन सुनो क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक, ओहो हाईलाइटर लेना था, ये देखो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग आर is the least positive integer n such that कि nx is equal to 0 for all x belong to r if no such in the, क्या इंटीजर एग्जिस्ट, अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट ना करे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर जीरो मिले, तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या है? जीरो। करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या है? जीरो। एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग को हम ऐसे लिखते हैं, चर और साथ में आर। बात समझ आ गई? अगर हमारे पास रिंग इनफाइनाइट रिंग हो, जैसे सेट ऑफ, अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा सेट ऑफ इंटीजर के पास ना जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो जीरो है, लेकिन जो जी एन का ग्रुप है उसके पास कैरेक्टरिस्टिक एन है। ऐसा हो सकता है कि मैंने भी बताया क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स का कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि जो सेट ऑफ इंटीजर है ना उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो याद रखना, जब भी किसी रिंग के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होता है। लेकिन ऑलवेज नॉट, ये हमेशा नहीं ऐसा होता। कुछ ऐसे रिंग भी हैं जो इनफाइनाइट हैं लेकिन उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होता है। तो याद रखना, अगर किसी रिंग के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, जैसे इसके अंदर तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? एन, क्योंकि मॉडलो एन है, डिवाइड करने के बाद आंसर अंडा आ जाएगा। बात समझ आई? तो याद रखना। तो अब यहाँ पे जो मैंने भी थोड़ी देर बताया कि एन इनफाइनाइट रिंग कैन हैव नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एग्जांपल क्या है? ये Z2 पर बनने वाली पॉलिनोमियल की रिंग जिसका कोफिशिएंट क्या है? Z2 के एलिमेंट, Z2 के अंदर दो एलिमेंट आते हैं, जीरो एंड वन। तो इसके अंदर जब भी आप कोई भी पॉलिनोमियल लोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे टू के साथ, कोई भी लेट से एक्स पॉलिनोमियल, तो वी गेट जीरो आंसर। तो ये है तो इनफाइनाइट रिंग लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक टू है। बात समझ आ गई एकदम अच्छे तरीके से? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट को देखो, लेट आर बी अ क्यूमुलेटिव रिंग जिसके पास यूनिटी, आर हमारे पास ऐसा रिंग है जिसके पास यूनिटी है। अगर वन हैज, इफ वन हैज infinite order under addition then characteristic of r is zero. If one has order n under addition then characteristic of r is n.
अब सुनो ये क्या मतलब है इस बात का, समझो बात क्या है। कैरेक्टरिस्टिक, अगर हमारे पास एक रिंग है जिसके पास वन मौजूद है, मतलब यूनिटी है, तो अगर वन के पास इनफाइनाइट ऑर्डर है एडिशन के अर्थ में, मतलब कि एन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस, अगर ये इनफाइनाइट ऑर्डर एग्जिस्ट करता है वन के लिए, तो उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा। लेकिन अगर वन के पास, अगर वन का वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन टिल एन टाइम्स हो, टिल एन टाइम्स हो, तो उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक एन होगा। अगर किसी रिंग के पास यूनिटी है और यूनिटी के अंदर जो यूनिटी का ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है, यूनिटी का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक अंडा है। अगर यूनिटी का ऑर्डर एन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एन है। पर याद रखना यूनिटी रिंग के पास यूनिटी होना जरूरी है। बात समझ आएगी कोई ना? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगी। तो छोटू सा प्रूफ भी है, ये भी देख लेना। इफ वन इज इनफाइनाइट ऑर्डर देन देयर इज पॉजिटिव इंटीजर्स दिस एंड ये बोलो, बहुत आसान चीज है, आई होप कर लिया होगा। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंटीग्रल डोमेन जो है वो या तो जीरो होता है या तो प्रॉब्लम है। इंटीग्रल डोमेन का अगर कोई रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगा या प्राइम नंबर होगा, ऑलवेज। बात समझ आ गई? क्यों? आई होप को समझ आई। अब ऐसे इंटीग्रल डोमेन के एग्जांपल कौन पढ़िए, सेट ऑफ इंटीजर, उसका इंटीग्रल, उसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आया है, क्या आया है? सेट ऑफ इंटीजर का कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आया है, एक मिनट। सो इधर देखो क्या बन सकता है। सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास इंटीग्रल डोमेन तो है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन तो है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अंडा निकला था। सिमिलरली इंटीग्रल डोमेन में हमारे पास जीपी आ जाता है, और जीपी के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पी होता है। जैसे जी टू का टू कैरेक्टरिस्टिक है, जी थ्री का थ्री कैरेक्टरिस्टिक है, जी सेवन का सेवन कैरेक्टरिस्टिक है, तो प्राइम नंबर हुआ। बात समझ आई कि ना आई? सिमिलरली हमारे पास जी टू एक्स है, ये भी हमारे पास जो है वो क्या है, वो है हमारे पास जी टू में बनने वाली पोलिनोमियल रिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक टू है। तो ये बात तो आपको अच्छे से तरीके से समझ आ गई, और ये हमने एग्जांपल से भी देख ली। थ्योरम की एकदम स्टेटमेंट आपको अच्छे से आई होल फील हो गया होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक रिंग जो है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन या तो जीरो होता है या फिर प्राइम नंबर होता है। अगर ग्रुप के पास, अगर रिंग के पास यूनिटी होगी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगा या तो एन होगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट रिंग का भी नॉन जीरो हो सकता है। बात समझ आ गई? ये सारी चीजें अपने अच्छे से दिल में याद रखनी है। ओके, ये थोड़ा आसान सी चीजें हैं, यहाँ पे पढ़ लेनी है, यहाँ पे एग्जाम्पल पर लिखी होंगी। और अब हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, नीचे पूरे यहाँ पढ़ना। मैं हमेशा कहती हूँ ये बुक बहुत अच्छी है, इस बुक की तारीफ करने की वजह ये टेबल्स और इसके अंदर मौजूद एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी तक पूरे चैप्टर में जो पढ़ा है ना उसकी समरी टेबल है, बहुत गौर से देखो, दिल खोल के देखना है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके अंदर एलिमेंट ना इस तरह के होते हैं के की फॉर्म के, और इसके पास यूनिटी होती है। ये क्यूमुलेटिव रिंग भी है, लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन भी है। ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होते हैं और सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी करो, इसको याद रखते हैं ना। जो हमारे पास जी एन का ग्रुप है, जबकि एन कंपोजिट नंबर है, तो इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट आएंगे, इसके पास यूनिटी होती है। ये क्यूमुलेटिव रिंग भी है, इसकी ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अंदर इसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी एन है। बात समझ आ गई सबको यहाँ से? नेक्स्ट, सी पी वेयर पी इज प्राइम, जो प्राइम है इसके अंदर भी के तरह के एलिमेंट होता है, वन भी इसके पास होता है, मतलब यूनिटी इसके पास है। ये क्यूमुलेटिव रिंग भी है, ये इंटीग्रल डोमेन भी है, ऊपर से फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो ये हमारे पास फील्ड भी बना। और इसके अंदर क्योंकि पी एलिमेंट्स हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी इसका पी ही होगा, एवरीथिंग। अब बात करेंगे इंटीजर से बनने वाली पॉलिनोमियल्स की। इंटीजर से बनने वाले पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर ना इस तरह के एलिमेंट होते हैं। इसके अंदर यूनिटी जो है वो वन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है। इसके पास यूनिटी होती है, यूनिटी है, इसके अंदर क्यूमुलेटिव रिंग भी है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना? ये इंटीग्रल डोमेन भी है, लेकिन ये फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इसके क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में बनने वाली पॉलिनोमियल है, और सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। दैट इज व्हाई ये इंटीग्रल जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं, फील्ड नहीं है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी अंडा है, बिकॉज इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, तो एन जी मतलब
जी एन के एन जी के अंदर आ जाएगा 2 जी 3 जी 4 जी, ये सारे सबसेट सब रिंग है जी के। इसके अंदर एन के एक तरह के एलिमेंट होता है, इसके बाद यूनिटी बिल्कुल भी नहीं होती। ये क्यूमुलेटिव रिंग तो होते हैं, ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, ये हमारे पास फील्ड भी नहीं है, और ये करेक्टरिस्टिक भी नहीं है, इसका करेक्टरिस्टिक भी अंडा है। अच्छा ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर से बनने वाली 2 बाई 2 की मैट्रिसेस जो कि इस फॉर्म की होती है, इसके पास यूनिटी भी होती है, ये क्यूमुलेटिव बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज मैट्रिसेस इन जनरल क्यूमुलेटिव नहीं होते। सिमिलरली इनके पास इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होते, फील्ड भी नहीं होते, करेक्टरिस्टिक भी अंडा हुआ। ये देखो, सेट ऑफ मैट्रिसेस जो कि 2 जी पे बन रहे हैं वो इस तरह के होते हैं, यूनिटी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बात समझ आ गई सबको एकदम? बिल्कुल ऊपर वाला देख लो, नीचे वाला देख लो। उसके बाद है गॉसियन इंटीजर रिंग, इसके अंदर ऐसे कर कर एलिमेंट होंगे, इसके पास यूनिटी होती है, ये क्यूमुलेटिव रिंग भी है, ये इंटीग्रल डोमेन भी है, लेकिन ये फील्ड नहीं है क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक भी अंडा है। और जी 3 जो है ना, जी 3 गॉसियन इंटीजर मॉडलो एन, इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट होंगे, यूनिटी भी है, क्यूमुलेटिव भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, फील्ड भी है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है। इसके अंदर को जो गॉसियन इंटीजर 5 है, इसके अंदर बिल्कुल ऊपर वाला सेम है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक 5 है, और ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ये इंटीग्रल डोमेन है, ये इंटीग्रल डोमेन है। बिकॉज बिकॉज एक सेकेंड, आई शुड चेक दैट। यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन जी 5 को प्रूव किया हुआ था, एक मिनट, एक सेकेंड रुको, तुम लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। इज देर अ मिस्टेक इन द बुक और आई डोंट नो। जी 5 को यहाँ प्रूव किया था, इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, एक सेकेंड यार। हाँ, इसके अंदर जीरो डिवाइजर थे, दैट इज वाई इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। देख रहे हो जी 5 के अंदर, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मिस्टेक नहीं है, हम नहीं थोड़ा भूल गए थे। ये याद रखना कि जी 5 जो गॉसियन इंटीजर मॉडुलो एन है ना, मॉडुलो 5 है, इसके पास जीरो डिवाइजर है, दैट इज वाई इसके पास इंटीग्रल डोमेन ये नहीं है। बात समझ आ गई सबको यहाँ से? बात समझ आ गई, यही चीज आपको दिखाने के लिए मैं ऊपर लेकर गए थे। बात समझ आ गई एकदम? उसके बाद है, ये लो, उसके बाद है सेट ऑफ इंटीजर से बनने वाले अंडर रूट 2, ये भी, इसको भी देख लेना। और ये हमारे पास वो है टेक समरी दो रिंग्स, इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, 1 1 इसकी यूनिटी होती है, और ये क्यूमुलेटिव रिंग है, इसके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बिकॉज इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बिकॉज 1,0.0.1 जो था वो इक्वल था 1,0,0,0, जो कि जीरो डिवाइजर है, तो फील्ड भी नहीं होगी, और इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर अभी तक टिल नाउ 2 चैप्टर्स हमने पढ़े हैं डिटेल में, उससे पहले पोलिनोमियल रिंग भी पढ़ा, बाकी सब कुछ भी पढ़ा, अगर टिल नाउ आपको डिटेल में समझ आ गई है ना, समझो पैसे पूरे हो गए और आपको जिंदगी में फील आ जाएगी इंशाल्लाह। नाउ डू एन एग्जाम्पल, लेट्स डू एन एग्जाम्पल। तो वेरीफाई दैट एग्जाम्पल एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं भाई। ओके, पहले वाली को देखते हैं। वेरीफाई दैट कि एग्जाम्पल नंबर 1 थ्रू 8 आर एज क्लेम, तो हमने प्रूफ साथ साथ मैंने आपको हर चीज के कराए हैं, आई होप कि आपको समझ आई हो। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 5 तक कौन से फील्ड है? इनमें से एक ही फील्ड थी, विच इज जीपी, वेयर पी इज प्राइम, बाकी कोई बिना सेट ऑफ इंटीजर, ना कोई और फील्ड था। बात समझ आ गई सबको एकदम? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आई थी जिसका शो दैट की क्यूमुलेटिव रिंग विद शो दैट क्यूमुलेटिव रिंग विद कैंसलेशन प्रॉपर्टी हैज नो जीरो डिवाइजर। हमने प्रूफ शो करना है कि क्यूमुलेटिव रिंग है जिसके पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। आओ प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ कर ले। लेट्स डू एट प्रूफ, लेट्स डू। ये बहुत आसान सवाल है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा करवा देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। चलो करते हैं भाई, थोड़ा सा मिटाने की हमको को जरूरत थी, हम यहाँ मिटा देते हैं। आई होप कि सेशंस आपको काफी हेल्पफुल कर रहे होंगे। लेट कर लेते हैं कि ये जो ए बी है ना इक्वल टू जीरो है, और क्या कहा है, क्यूमुलेटिव रिंग है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू जीरो फॉर सम ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। हमने रिंग के दो एलिमेंट लिए हैं और जो कि दिए हुए, और ये एलिमेंट और वेयर आर इज क्यूमुलेटिव, हमारा आर जो है ना भाई वो क्यूमुलेटिव रिंग है, आर इज क्यूमुलेटिव रिंग, क्यूमुलेटिव रिंग। आर हमारे पास क्यूमुलेटिव रिंग है जिसके पास विद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, विद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जिसके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ही है ना। अब टेक ऊपर वाली चीज को उठा लो नीचे,
तो मतलब ए बी जो है वो इक्वल है जीरो के। तो क्या मैं लिख सकती हूँ जीरो के साथ डॉट बी? अब क्योंकि ए बी इज इक्वल टू जीरो डॉट पी, तो बाय कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ए इज इक्वल टू जीरो होगी प्रूफ। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो गया प्रूफ कि इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि ए जीरो हो गया। नो जीरो डिवाइजर। बन गई बात, इतनी सी बात थी, चुटकी सा प्रूफ हो गया। डन हो गया एकदम बात को। ठीक है। सो सवाल नंबर, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। सो लिस्ट ऑल दी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, list all the zero devices in Z20. Can you see a relationship between a zero divisor of Z20 and the unit of Z20? वेरी इंटरेस्टिंग। Z20 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आएंगे? Z20 के अंदर आता है भाई जीरो, वन, टू, थ्री, सो ऑन टिल 19 तक। Z20 के अंदर ये वाले एलिमेंट यहाँ पे देखेंगे ना, तो इनमें से जो जीरो डिवाइसेस है ना, सुनो, जीरो डिवाइसेस इन Z20 आर, सुनो मैं सेट लिखवाने लगी हूँ कौन कौन सा सेट है। टू है, थ्री है, ओके, टू है, थ्री नहीं आ रहा, थ्री नहीं आ रहा भाई, थ्री नहीं होता, सॉरी थोड़ी गलती होगी। जीरो डिवाइजर लिखो Z20 के अंदर कौन कौन सा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगी हूँ। टू है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, एट है, ट्वेंटी है, टेन है, ट्वेल्व है, इलेवन है, इलेवन तो बिल्कुल नहीं आ रहा, ट्वेल्व, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन भी जाएगा, एंड एटीन। ये सारे जीरो डिवाइसेस हैं, लिख लो अच्छी तरह, नोट्स में डाल लो। ये जीरो डिवाइस, ओहो, ये जीरो डिवाइसेस है। देख रहे हो जीरो डिवाइसेस? देख लो, बहुत गौर से देख लो, मैं बहुत इंटरेस्टिंग थिंग बता रही हूँ। उसने कहा रिलेशनशिप बताओ जीरो डिवाइसेस में और ये, अगर ये सारे जीरो डिवाइसेस हैं तो मैं साथ में यूनिट्स भी लिख कर दिखा देती हूँ Z20 के। Z20 के यूनिट्स है हमारे पास, वन है, थ्री है, सेवन है, एक सेकंड को, सेवन है, नाइन है, इलेवन है, थर्टीन है, 19 है। और अगर आप गौर से देखो, अब मैं आपको एक चीज दिखाने लगी हूँ, लग रहा है आप लोग को समझाओ। वन इज देयर, टू इज देयर, थ्री इज देयर, फोर इज देयर, फाइव इज देयर, सिक्स इज देयर, सेवन इज देयर, एट इज देयर, नाइन इज देयर, टेन इज देयर, इलेवन इज देयर, ट्वेल्व इज देयर, थर्टीन इज देयर, फोर्टीन इज देयर, फिफ्टीन इज देयर, सिक्सटीन इज देयर, सेवनटीन मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे सेवनटीन भी आना है, सेवनटीन भी यूनिट है। ठीक है, सेवनटीन इज देयर, और नाइनटीन इज देयर, एंड एटीन इज देयर। तो ये सारे एलिमेंट Z20 के आ गए इधर। हाँ आ गए। तो देखो, कौन से एलिमेंट यूनिट्स हैं वो जीरो डिवाइजर्स नहीं है, कौन से एलिमेंट जीरो डिवाइजर्स। याद रखना, एन के अंदर, जी एन के अंदर, वेर एन इज कंपोजिट नंबर, वे एन इज कंपोजिट नंबर, वो सारे एलिमेंट जीरो डिवाइजर्स होंगे जो एलिमेंट्स यूनिट्स नहीं हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप गौर से देखो ना, अगर आपको दिखाऊं तो ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, देखो, शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जी एन इज अ यूनिट और अ जीरो डिवाइजर। हर नॉन जीरो एलिमेंट जी एन का या तो यूनिट होता है या तो जीरो डिवाइजर होता है। ये रिलेशनशिप है। बात समझ आई? सबको आई? एकदम आई। आई होप कि आपको पहुंची हो बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने कर लेना है, राइट? अच्छा, इसकी एक वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह एक छोटू सा प्रूफ है इसके लिए भी। छोटू सा प्रूफ आपको करा दूं, आज हमने आपको काफी प्रूफ कराए हैं, आई होप कि आपको मजा आया हो। ठीक है, ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट वाली बात भी आपने कर लें, शो दैट अ नॉन जीरो एलिमेंट इन द रिंग दैट इज नाइदर अ जीरो डिवाइस नो अन अ यूनिट। याद रखना, रिंग के अंदर वो एलिमेंट, यहाँ पे हम जी एन की बात नहीं करें, वैसे ही किसी रिंग की बात करें। तो अगर कोई भी ऐसा रिंग आ जाए, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, हमसे क्या कह रहा है। लेट आर बी अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग। आर मेरे पास फाइनाइट क्यूमुलेटिव रिंग है, और एक सेकेंड, क्वेश्चन 5 6 कहाँ गए? एक सेकेंड, 5 6 यहाँ पे ही है। ओके, तो शो दैट एवरी, मैं 5 6 को स्किप करके तो कराना जरूरी है। शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जी एन, थोड़ा सा हटा देते ताकि आपको साफ होकर नजर तो आएगा हम किसकी बात कर रहे हैं। तो
जो हर नॉन जीरो एलिमेंट है ना हमारे पास सी एन का, या तो वो जीरो डिवाइजर है या फिर यूनिट है, इसका प्रूफ है। चलो आओ करते हैं थोड़ा सा, ताकि समझ तो आए कि जो मैंने बात के ऊपर करके दिखाई है उसका मतलब क्या है यार आखिर। ये वाला, शो दैट कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ सी एन या तो यूनिट है या तो जीरो डिवाइजर है। इसको ऐसे देखो, बहुत गौर से देखना। अब लेट कर लेते हैं, कलर चेंज करो, पहले तो लेट करो और फिर कलर चेंज करो। हम लेट कर लेते हैं कि यू बी यूनिट एलिमेंट है। अगर ये यूनिट एलिमेंट है एंड यू यूनिट एलिमेंट है एंड यू बी जो है ना वो इक्वल है जीरो के। अगर यू यूनिट एलिमेंट है देन और यू भी जीरो के इक्वल है। और अगर हम ये भी जानते हैं, अगर यू यूनिट एलिमेंट है देन देयर एग्जिस्ट यू का इनवर्स बिलोंग्स टू जी एन। अगर यू जी के अंदर जी एन के अंदर यूनिट है तो जी यू का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज यू एक यूनिट एलिमेंट है। ओके, तो यू बी भी हमारे पास इक्वल टू जीरो है। दोनों साइड पर कर लो वही जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, प्री मल्टीप्लिकेशन कर दो बाय यू का इनवर्स। तो यू का इनवर्स यू एकदम ब्रैकेट में आ जाएंगे, बी इधर जाएगा, यहाँ जीरो आ गया, तो ये हो गया वन डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज दैट यू इज नॉट जीरो डिवाइजर, नॉट जीरो डिवाइजर। देखा, हमने यूनिट एलिमेंट लिया, हमने यूनिट एलिमेंट लिया था जी एन का, जी एन का, तो वो जीरो डिवाइजर नहीं है। सिमिलरली अगर आप इसी तरह कोई भी एलिमेंट लो जो यूनिट एलिमेंट हो तो वो जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो याद रखना, जी एन के अंदर हर एलिमेंट, हर नॉन जीरो एलिमेंट या तो यूनिट है या तो जीरो डिवाइजर है। इसका प्रूफ आपको समझ आ गया, राइट? एकदम होगी बात क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्या समझो, आज लगा लास्ट क्वेश्चन ही समझो। आज का लेक्चर वैसे ही मेरे ख्याल 50-60 मिनट का हो गया होगा, आई डोंट नो, तकरीबन घंटे का ही है ये। तो देखते हैं, काफी लंबा हो गया होगा, आई रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं, लेकिन यार कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था बस, दैट इज वाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, उसके बाद अपने अपने घर जाना। शो दैट अ नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रिंग, हमारे पास रिंग में एक नॉन जीरो एलिमेंट है रिंग के अंदर, ना ही वो जीरो डिवाइजर है भाई, ना ही वो यूनिट है। ये कैसे मार बात होगी? हाँ है, सोच के बताओ कौन सा एलिमेंट है। तो इस तरह करते हैं, कैसे रिंग ले लेते हैं जिसके पास ना जीरो डिवाइजर हो ना। अब याद याद रखना, सोच के बताना कि टू बिलोंग्स टू जी, ये एलिमेंट हमारे पास रिंग के अंदर है, ये यूनिट तो नहीं है, नॉट अ यूनिट इन जी, क्योंकि प्लस माइनस वन जो है वो यूनिट है इन जी, सो नॉट अ यूनिट इन जी। ये जी के अंदर यूनिट नहीं है ना। सिमिलरली, सिमिलरली एज जी इज इंटीग्रल डोमेन, जी आईडी है, सो हैज नो जीरो डिवाइजर, हैज नो, नॉट जीरो डिवाइजर्स, नो जीरो डिवाइजर। सो लिख लो, इसलिए लिख लो देयर फोर लिख लो भीतर, जीरो डिवाइजर मिट गया है। देयर फोर टू इज नॉट जीरो डिवाइजर एज वेल। तो हो गया प्रूफ, टू ना ही जीरो डिवाइजर है जी के अंदर, ना ही यूनिट एलिमेंट है। सो दैट इज ऑल, यही इसका आंसर था। सो कहानी आज की खत्म हुई। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी हेल्पफुल रहा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। कल हम करेंगे इन चैप्टर नंबर 14। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अल्लाह हाफिज।